गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स वाले पेपर के ट्रेड साइकिल टॉपिक का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स, इसके कौन से चरण होते हैं, जिसमें हमने बात की थी जब अर्थव्यवस्था में निम्न बिंदु से धीरे धीरे कीमतें बढ़ने लगती है तो रिकवरी आती है और अर्थव्यवस्था में प्रोसेस बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कीमतें बढ़ते बढ़ते वो पीक पर पहुंच जाता है और पीक के बाद में वापस स्लो डाउन शुरू होता है, जो रिसेशन आता है। तो वो हमने फेजेस पढ़े थे। वो फेजेस धीरे धीरे क्यों चेंजेस आते चले जाते हैं, तो मोटे तौर पे ट्रेड साइकिल्स लागू होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से। तो मेन जो हमने बात की है वो कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल्स में एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम बाह्य कारणों को शामिल करते हैं जो अर्थव्यवस्था में देश के बाहर से भी, हमारी अर्थव्यवस्था विदेशों से भी हमें प्रभावित हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स बाह्य कारण जो अर्थव्यवस्था को बाहर से प्रभावित करते हैं। क्या हो सकते हैं बाहर के कारण? यदि अपन किसी से वॉर में उलझ जाते हैं, जैसे 2-3 साल से हम लोग चाइना से बहुत ज़्यादा हमारा टेंशन चल रहा है, हमारे वहाँ पे LOC पे या चाइना इंडिया बॉर्डर पे कई चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। मांग कम भी हो सकती है और कुछ चीज़ों की मांग ज़्यादा भी हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था में जो युद्ध काल की परिस्थितियाँ होती हैं वो बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, जब वियतनाम वॉर हुआ था तो उनका उसके कारण क्रूड ऑयल की प्राइसेस में 73 और 79 में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। तो जो भी वॉर लेवल होता है उससे हमारी इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल आ सकता है। रेवोल्यूशन का मतलब है क्रांति। अब हम अमेरिका का देख रहे हैं कि ट्रम्प के बाद बाइडेन का जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे अलग तरह का रेवोल्यूशन आ रहा है या चेंजेस आ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं या अनरेस्ट हो रहा है, उसके कारण भी व्यापार चक्र आ सकते हैं, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। तो अमेरिकन अर्थव्यवस्था इस समय उनके एक अलग तरह का फिनोमेना है डेमोक्रेसी में, वो उसके अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र को जन्म दे सकता है। इलेक्शन की बात करें, कई दूसरे देशों में इलेक्शन हुआ, अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ, तो उससे हमारे आयात निर्यात व्यापार पे फर्क पड़ सकता है। तो इंडिया में भी एक अलग तरह का चेंजेस आ सकता है। तो केवल देश के इलेक्शन ही नहीं, विदेशों में यदि कोई इलेक्शन होते हैं और हमारे उनसे रिलेशन है तो हमारी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र पैदा हो सकता है या प्रोसेस शुरू हो सकता है। गोल्ड रिजर्व्स, कभी कभी जो स्वर्ण है वो पूरे विश्व में बहुत रिसीवेबल है, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो कभी रिजर्व्स मिल जाते हैं तो हो सकता है कीमतें डाउनवर्ड चली जाए या अपवर्ड चली जाए। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या जो है वो एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित करती है। पॉपुलेशन का साइज बढ़ने के कारण भी कभी तो मांग में बहुत वृद्धि हो सकती है और साइज में गिरावट आने के कारण मांग में कमी हो सकती है। ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर का मतलब है एक देश से दूसरे देश में ट्रांजिशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ दिनों पहले ब्रिटेन का एक स्ट्रेन की बात हुई, एक नया स्ट्रेन आया, उसका नतीजा क्या हुआ? रातों रात जो हीथ्रो जो वहाँ का एयरपोर्ट था, वहाँ पे ब्रिटेन के लोगों का इतना रश हो गया कि दे वांटेड टू लीव ब्रिटेन, लंदन को छोड़ के जाना चाहते थे वो। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इतना ज़्यादा ट्रांजिशन होना जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सर्च ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज, जो आर्थिक साधन हम यदि ढूंढते हैं और हमें नए नए साधन मिलते हैं रोजगार के, तो हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में कीमतों में कमी आना शुरू हो जाए। इन्वेंशंस की बात करें, नए नए रिसर्चेस होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए आविष्कारों के कारण उन वस्तुओं की मांग बढ़ भी सकती है और अर्थव्यवस्था में ट्रेड साइकिल यानी मंदी और तेजी दोनों ही दिखा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास जो होते हैं, तकनीक में लगातार परिवर्तन आते चले जाते हैं। जैसे मोबाइल क्रांति की अपन बात करें, मोबाइल के फीचर्स में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं तो मोबाइल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था में ये सारे जो बाह्य कारण हैं वो व्यापार चक्रों को जन्म देते हैं, कभी ये आपको अपवर्ड ले जाएंगे और कभी अर्थव्यवस्था को डाउनवर्ड लाएंगे। आंतरिक कारणों की अपन जब बात करते हैं तो आंतरिक कारण हुआ जो अर्थव्यवस्था के अंदर में एक देश की भौगोलिक जो बाउंड्रीज हैं, जो ज्योग्राफिकल एरिया, उसके अंदर भी बहुत सारे कारण होते हैं। पहली चीज आती है सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई बढ़ा देता है, जैसे अभी फिलहाल
हमारे कोरोना काल में इंडिया में बहुत रिसेशनरी फोर्सेस काम कर रहे थे, रोजगार खत्म हो गया, सारे उद्योग धंधे खत्म हो गए, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैकेज ला रही है। और अभी कुछ टाइम पहले हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने 12,000 करोड़ का अपनी उसको सप्लाई को मतलब पैकेज दिया कि मुद्रा इस तरह से उनको लोन दिए जाएंगे इंडस्ट्रीज को अपवर्ड लाने के लिए, रिवाइव करने के लिए। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने से क्या होता है कि मांग में वृद्धि करने की कोशिश की जाती है, और मुद्रा की पूर्ति कम कर दी जाए तो ये ट्राई करती है, गवर्नमेंट एफर्ट करती है कि मांग में कमी लाए, जिससे कीमतों में गिरावट आए। चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग क्या होती है? तो समग्र मांग बहुत सारे तत्वों पे निर्भर करती है, आयात, निर्यात, कंजम्पशन फंक्शन या अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी डिपेंड करती है। तो मांग एक ऐसा समग्र मांग एक ऐसा तत्व है जो कि हमें ये बताता है कि किस तरह से हमारे एग्रीगेट मांग में वृद्धि हो सकती है। उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय या एक्सपोर्ट वो कैसे बढ़ेंगे, तो उससे हम अभी एग्रीगेट मांग का डिमांड कर्व के थ्रू समझेंगे। मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, ये मल्टीप्लायर गुणक होता है और एक्सीलरेटर त्वरक होता है। गुणक होते हैं जो अर्थव्यवस्था की एक आर्थिक प्रक्रिया को गुणक, यदि उसकी गुणा 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 गुना की तरफ और इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। और एक्सीलरेटर क्या होता है? जो एक एक्सीलरेट करता है, अर्थव्यवस्था की गति को आगे बढ़ाता है, उस गति को बढ़ाने वाला जो तत्व होते हैं वो एक्सीलरेटर कहलाते हैं। तो मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाते हैं, उपभोग को बढ़ाते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी चेंजेस, जो हमारी उद्योग धंधे हैं उनकी जो उत्पादकता है, उस उत्पादकता में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, उसको अपन प्रोडक्टिविटी चेंजेस कहते हैं। तो वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा भी सकती हैं और एग्रीगेट डिमांड को कम भी कर सकती है। जब अपन लोग एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस में चेंजेस यानी ट्रेड साइकिल कैसे वर्क करता है, हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डॉटेड वाला AD1 है और ये AD है, यहाँ हमने शॉर्ट रन का, जिसमें सप्लाई फिक्स होती है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लिया है। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन में आप जानते हैं कि कुछ साधन फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। केवल वेरिएबल साधन में परिवर्तन करके हम सप्लाई में वृद्धि कर सकते हैं और किसी भी तरीके से सप्लाई में वृद्धि नहीं कर सकते। और लॉन्ग रन की जो कल्पना है, अपना वर्टिकल जो कर्व है, वो कहता है दीर्घ काल में सभी साधनों को पूर्ण रोजगार मिल सकता है। तो दीर्घ काल में कोई भी फिक्स नहीं होता, सारे साधन वेरिएबल होते हैं। सभी साधन वेरिएबल होते हैं तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या बता रहा है, यहाँ पे फिक्स हो गया, जो कि फुल लॉन्ग रन का एग्रीगेट सप्लाई की बात करिए, वो एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे आपकी बढ़ सकती है। कितनी ऊपर बढ़ गई? और ये फुल एम्प्लॉयमेंट मिल गया, साधनों को पूर्ण रोजगार मिल गया, और जितने साधन थे उनके हिसाब से हमारी सप्लाई हो जाएगी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो कि इस तरह से फिक्स हो गया है। तो दीर्घ काल में जो साधन सारे लग जाएंगे काम पर, तो ये हमें सप्लाई इस तरह से मिलेगी। और शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल है, तो वेरिएबल के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग सप्लाई कर्व को बढ़ा सकते हैं। बट ये जो हमारा AD1 है, AD1 क्या कहलाएगा? AD1 है एग्रीगेट डिमांड कर्व। जो एग्रीगेट डिमांड कर्व में वृद्धि, यहाँ पे हमने देखा जब हमारी डिमांड बढ़ गई, P पॉइंट पर हमारी डिमांड शॉर्ट रन में यदि बढ़ती है तो सप्लाई तो ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, तो सप्लाई तो यहाँ फिक्स है और डिमांड कर्व यहाँ पर है, तो प्राइस बढ़ के क्या हो जाती है? OP 0 पे, और जो टोटल इनकम होती है उत्पादन के साधनों की नेशनल इनकम के रूप में, वो OY हो जाती है। तो OP इक्वल्स टू OY, यानी OPOY। तो लॉन्ग शॉर्ट रन की अपन बात करते हैं, तो यदि यहाँ पे डिमांड हमारी आती है तो उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलता है, कीमतें होती है P पर और उनकी इनकम होती है OY। जब अपन बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में कमी आना, ये सारे फैक्टर्स उनको कम करते हैं तो हम डाउनवर्ड आते हैं। जब डाउनवर्ड आते हैं तो डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि सप्लाई तो है P1 पे और डिमांड है यहाँ पर P1 इक्वल्स टू Y। शॉर्ट रन में यदि डिमांड में कमी आती है तो इनकम कितनी होगी? उत्पादन के साधनों को रोजगार नहीं मिलेगा, मंदी आ जाएगी और छटनी होना शुरू हो जाएगी। तो उत्पादन के साधनों को रोजगार में कमी आने के कारण
जो इनकी इनकम है y से कम होके कितनी आ गई, y1 पे आ गई। और y1 पे आने का मतलब है कि उनकी इनकम में कमी आना, y से घट करके ये y1 पर आ जाती है और प्राइस भी गिर करके P1 पर आ जाती है, क्योंकि वस्तुओं की मांग, वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी P से घट करके P1 पर आ जाती है। तो ये एग्रीगेट डिमांड का और में कमी आना इस तरह का है। और सपोज यदि डिमांड में वृद्धि हो रही है, एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो रही है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड हमें नजर आता है। जब अपवर्ड ट्रेंड नजर आता है तो प्राइसेस बढ़ के कहाँ चली जाती है, P1 से प्राइस बढ़ के P पे चली जाती है। तो जब हम अल्पकाल की बात करते हैं तो उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार नहीं मिलता, और कुछ साधनों को जिनको रोजगार मिलता है उनकी इनकम ज़्यादा होती है, वो y पर होती है। और जब डिमांड कम हो जाती है तो भी रोजगार नहीं मिलता, छटनी होने लगती है और उनकी डिमांड, वो इनकम कम होकर y1 पे आ जाती है और कीमतें बढ़ कम होकर के P1 पर आ जाती है। तो ये शॉर्ट रन के वेरिएशन से अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी। धीरे 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 अर्थव्यवस्था में सुधार आता है, रिकवरी होती है। और जब लॉन्ग रन की अपन बात करते हैं, कल्पना करते हैं, जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट सभी साधनों को मिलता है, तो प्राइसेस कहाँ चली जाएंगी, इस ई पॉइंट पे चली जाएगी। तो इनकम कितनी हो जाएगी, वाई ई पे चली जाएगी या पी डैश पे चली जाएगी, एफ वाई एफ एंड पी डैश, यानी इनकम होगी ओ वाई एफ और प्राइस होगी ओ पी डैश पर। क्योंकि हम ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है वो एक काल्पनिक अवधारणा है, आदर्श अवधारणा है, जिसमें सभी साधनों को पूर्ण रोजगार मिलता है। लॉन्ग रन में जाके स्थितियां सामान्य होती है, तो हम मानकर चलते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों को रोजगार मिलेगा। पर वो एक आदर्श स्थिति है, वो आदर्श स्थिति रियल लाइफ में नहीं आती है। हमेशा इसके जो ये पॉइंट है वो आगे शिफ्ट होता चला जाता है, तो ऐसी इनकम सभी व्यक्तियों को नहीं मिल पाती। तो ये समग्र मांग, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट है, जिसकी वजह से कीमतों में वृद्धि और कीमतों में कमी आने का जो एक इफेक्ट है हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। तो ये सभी कारण है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, जो डिमांड को प्रभावित करते हैं और ट्रेड साइकिल्स को